चलो बच्चों, तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपको पढ़ाया जाएगा फोर्स क्या होता है और न्यूटन के 3 लॉ और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बस 4 टॉपिक के चैप्टर है, जल्दी से चालू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स के बारे में आपको बताया गया होगा बचपन में कि पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है। या एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होता है। या आप ये भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू m मतलब मास इंटू ए इंटू एक्सेलरेशन। तो आप ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो कि फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। ये भी डेफिनेशन आप यहां लिख सकते हो। अब बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, देखिए किसी भी चीज का एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, उसके फार्मूले में जितने लोग हैं सबका यूनिट रख दीजिए। तो एम यहां मास है, मास का यूनिट होता है केजी। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका यूनिट होना चाहिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में इन्होंने न्यूटन रख दिया क्योंकि न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने बहुत सारा मदद किया था फोर्स के खोज में। तो न्यूटन, यू कैन ऑल्सो राइट यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, दोनों सही है। नेक्स्ट सवाल आता है कि फोर्स एक स्केलर है कि वेक्टर है। तो हम आपको बताए होंगे कि अगर फार्मूले में अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फार्मूला में एक भी वेक्टर आ गया तो आंसर वेक्टर होगा। तो मास तो स्केलर है लेकिन एक्सेलरेशन वेक्टर आपने पढ़ा होगा, तो ये वेक्टर इनटू स्केलर, आंसर क्या आएगा वेक्टर। तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है बैलेंस्ड फोर्स और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो हो जाए। ध्यान से सुने, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने का नेट फोर्स एफ नेट, नेट मतलब टोटल, एफ टोटल, टोटल करने पे फोर्स अगर जीरो आ जाए तो उसको बैलेंस बोलेंगे। जैसे देखिए एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है, इसको इधर कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से और इधर भी कोई खींच रहा है 10 न्यूटन से, तो क्या ये डब्बा कहीं चलेगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि इसका एफ नेट कितना हो जाएगा जीरो, 10 माइनस 10 दैट इज 0 न्यूटन। तो बैलेंस फोर्स में टोटल जीरो हो जाता है। अगर फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाता है, यानी ए नेट भी जीरो होता है। इसमें ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेट नहीं होती है। एक्सेलरेट नहीं होने का दो मतलब है, एक्सेलरेट नहीं होने का दो मतलब है, या तो वो रेस्ट में रहेगी या तो वो चलेगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। फिर से सुन लें इसको, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है v इक्वल टू यू। जब v और u इक्वल हो, जैसे कार है एक समान स्पीड से चल रही है, एक समान स्पीड से चल रही है तो वो एक्सेलरेट नहीं हो रही। एक्सेलरेट मतलब होता है इंक्रीज या डिक्रीज, यानी वेलोसिटी इंक्रीज भी नहीं होना चाहिए डिक्रीज भी नहीं होना चाहिए, एक समान। आपको ये नहीं समझा होगा तो हम आपको बता रहे हैं, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है v माइनस यू बाई टी। ध्यान से समझिए। अब बताइए अगर v और u इक्वल होगा तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ए नेट जीरो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बैलेंस फोर्स मतलब होता है फोर्स जीरो। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर हम इसको जीरो रखेंगे तो एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाएगा, यानी बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट का टोटल फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। तो कोई बच्चा बोलता है रेस्ट में है, नहीं 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 नहीं, कोई जरूरी नहीं है, रेस्ट भी हो सकता है। देखो रेस्ट का मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है बच्चों, रेस्ट का मतलब भी एक्सेलरेशन जीरो होता है, और चल रहा है तो भी जीरो हो सकता है। कब हो सकता है, अगर उसका फाइनल और इनिशियल सेम हो। फाइनल इनिशियल सेम का मतलब होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको बोलते हैं एक समान वेलोसिटी। तो बैलेंस फोर्स अगर लगेगा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। यह हो गया बैलेंस फोर्स। डेफिनेशन आप इसको बना सकते हो क्या कि इफ द टोटल फोर्स on object, if the total force on object is zero, then it is called balanced force.
ठीक है। बैलेंस फोर्स के बारे में आप 2-3 बातें लिख सकते हैं। इसका एक्सेलरेशन 0 होता है, बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स की। अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का मतलब टोटल फोर्स जीरो नहीं होगा। नेट फोर्स इज नॉट जीरो या टोटल फोर्स इज नॉट जीरो, कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, जब फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो नहीं होगा, यानी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट का मतलब 2 बातें होती है, या तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज बोलिए, या वेलोसिटी डिक्रीज बोल सकते हैं आप, यानी या तो वेलोसिटी बढ़ेगा या तो वेलोसिटी घटेगा। दोनों केस में बच्चों फोर्स एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अनबैलेंस फोर्स चाहिए ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने के लिए, यानी इट चेंज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन बदल सकता है। अनबैलेंस फोर्स ही कुछ काम करता हुआ दिखेगा, बैलेंस फोर्स कुछ करता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब कुछ भी, जैसे ये बोर्ड है, कुछ नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे बैलेंस फोर्स है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन नहीं हो सकता है, यानी फोर्स का कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको, प्रभाव नहीं दिखेगा। समझ में आ गया? तो कोई पूछ सकता है क्या क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स बताओ, मतलब फोर्स क्या क्या कर सकता है, या इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस फोर्स बताओ। तो जहां भी हम फोर्स की बात करेंगे वहां पे आप अनबैलेंस सोचना, बैलेंस फोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं है, क्योंकि बैलेंस फोर्स कुछ कर ही नहीं सकता है। एक्सेलरेशन जीरो, तो पढ़ोगे कैसे? कुछ करता हुआ नहीं दिखेगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही कुछ करता है। क्या क्या कर सकता है? चेंज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंज पोजीशन, पोजीशन बदल सकता है, पोजीशन बदल सकता है ऑब्जेक्ट का बच्चों। और क्या कर सकता है? मूव कर सकता है, मूव रेस्ट ऑब्जेक्ट, रुके हुए ऑब्जेक्ट को चला सकता है, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इन सभी जगह एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे रुका था, चल दिया, वेलोसिटी बढ़ गया, चल रहा था, रुक गया, वेलोसिटी घट गया। दिख रहा है ना? यहां पर हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यहां वेलोसिटी बदलना अलाउ नहीं है। उसके बाद चेंज शेप एंड साइज, चेंजेस शेप एंड साइज, शेप एंड साइज बदल सकता है। ठीक है, और क्या कर सकता है बच्चों? चेंजेस डायरेक्शन, चेंजेस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बदलने से भी एक्सेलरेशन होता है। तुम पढ़ोगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जब गोल गोल घूमते हैं तो डायरेक्शन बदलता है, तो वहां पे भी एक्सेलरेशन हो रहा है। ये सारे काम फोर्स कर सकता है बच्चों, यानी अनबैलेंस फोर्स कर सकता है। बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? कुछ नहीं, समझो, या कुछ करता हुआ दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये नाम ही है बैलेंस। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तब हम लोग आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो पहला बात करते हैं फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जिसको हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया क्या होता है बच्चों? तो इनर्शिया होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी। तो इनर्शिया सुनेंगे, इनर्शिया होता है द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू which it always try to maintain its own position of rest or motion is called inertia। ठीक है, is called inertia। मतलब ये प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट का जिसके वजह से अगर वो चल रहा है तो चलते रहेगा थोड़ी दूर तक। जैसे झूला को देखो, हम ऐसे धकेल दिए तो गया, फिर आया, फिर यही रुकना चाहिए, पीछे क्यों जाता है? भाई इनर्शिया की वजह से। जो अपने आप पीछे चला गया जबकि जाना नहीं चाहिए, पीछे तो कोई इसको खींच भी नहीं रहा, अपने आप जा रही है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था।
उन्होंने क्या किया था, ऐसा इंक्लाइंड प्लेन दो ले लिए, दो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ले लिए बच्चों थोड़ा दूर पे ऐसे, और यहां से एक बॉल छोड़ा उन्होंने, ये बॉल आया और फिर यहां बॉल चला गया ऊपर। तो उनको ये बात समझ में नहीं आई, भाई बॉल नीचे आया, अर्थ ने खींचा, ग्रेविटेशनल पावर, लेकिन ऊपर क्यों चला, अर्थ तो रोक रही है फिर भी जा रहा है। तो फिर उन्होंने एक नाम दिया प्रॉपर्टी का, इनर्शिया। इसमें एक चलने की आदत हो गई। इनर्शिया को आप याद रखो, आदत, लत, आदत या लत है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो चलने की उसको आदत लग जाती है, थोड़ी दूर तक और चलते रहेगा। यहां रोकने की हम कोशिश करेंगे फिर भी वो रुकेगा नहीं, ठीक है। इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो मास पे, ध्यान से देखें, इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, मतलब जिसका मास ज्यादा उसमें चलते रहने की आदत ज्यादा होगी। जैसे एक छोटा सा चक्का ले लो, टायर, आपके साइकिल का चक्का, और उसको ऐसे ढलका दो, ऐसे ऐसे ढुला दो, तो चलते चलते जाएगा, थोड़ी देर रुक जाएगा। अच्छा, उसको हम रोकेंगे, रोकेंगे तो रुकेगा, रुक जाएगा। लेकिन एक बड़ा सा चक्का ले लो, ट्रक का चक्का, ट्रक का, उसको एक बार ऐसे डाल दो, और इसके रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आया, इसके रास्ते में एक छोटा सा पत्थर आया, बताओ कौन जल्दी से कूद जाएगा? ये चक्का छोटा वाला रुक सकता है, क्यों? इसका मास कम है, इनर्शिया कम है। इसका मास ज्यादा, ये आराम से जंप मार जाएगा, कोई दिक्कत इसको नहीं होगी। देखो तुम इसका रोकने के भी चाहे थे, रुका नहीं, यानी इसमें चलने की आदत ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, अगर एक कार चल के आ रही है, ट्रक चल के आ रही, किसको आप रोकने में ज्यादा मेहनत होगा? ट्रक को। तो ट्रक में इनर्शिया ज्यादा है, उसको चलते रहने की आदत ज्यादा है, ठीक है। तो इनर्शिया मास पे डिपेंड करता है, जिसका मास ज्यादा उसका इनर्शिया ज्यादा। तो न्यूटन ने भी अपने फर्स्ट लॉ में यही बोला था, जो फर्स्ट लॉ में भी यही बोला था। क्या है लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ में क्या बोलता है इन्होंने कि एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट ट्राई टू मेंटेन its own position of rest और मोशन। हर ऑब्जेक्ट कोशिश करता है इस पोजीशन को मेंटेन करना, रेस्ट का या मोशन का, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब तक कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या हम आपको बताते हैं। तो इसका ये मतलब बोल रहे हैं, दैट इज, इसका ये मतलब है कि अगर बाहर से कोई फोर्स, इफ एक्सटर्नल फोर्स जीरो, देखो यहां लिखा है ना, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो दो बातें होगी, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा या तो ऑब्जेक्ट चलते रहेगा। इट्स ओन पोजीशन ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, यहां यूनिफॉर्म वर्ड छूट गया। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगा, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे। और एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो के दो मीनिंग है बच्चों, एक्सेलरेशन जीरो के दो मीनिंग है। पहला मीनिंग है या तो रेस्ट या तो यूनिफॉर्म, बताओ, या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यही बोलता है फर्स्ट लॉ। अगर बाहर से कोई फोर्स जीरो हो जाए, बाहर से फोर्स जीरो हो जाए बच्चों, इसका दो मतलब है, फोर्स जीरो देन एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का दो मतलब है, या तो रेस्ट, रेस्ट का मतलब v इक्वल टू यू इक्वल टू जीरो, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब v इक्वल टू यू। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। ये है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां यूज होता है। तो इसके कुछ एप्लीकेशन आप सुन लेंगे ओरल, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है कि जब आप बस में बैठे हो, बस या कार में बैठे हो या खड़े हो, मान लो खड़े हो और अचानक से बस स्टार्ट हो गई, ऐसा नहीं, क्या कोई बाइक पे बैठता है अपन ऐसे बाइक हो एक्सेलरेशन देते हैं, पीछे पलटने लगते हैं हम लोग, कभी हुआ होगा आपके साथ, हम जम से आगे पकड़ते हैं। तो ये पैसेंजर अचानक से अगर बस चली तो पीछे ऐसे गिरने लगता है, क्यों भाई? तो बस इसमें ये लॉ लगता है। कैसे लगता है? देखो, पहले बस और ये मैन दोनों रेस्ट में था, दोनों रेस्ट में था, ध्यान से सुनना। दोनों के पास इनर्शिया थी, कौन सी इनर्शिया? रेस्ट वाली इनर्शिया। अब क्या हुआ, अचानक से बस चली तो मैन का जो पैर द पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ मैन विच इज इन कॉन्टेक्ट विद बस, वो बस के साथ आगे चला गया। मैन के बॉडी का वो हिस्सा जो बस के टच में है वो आगे चला गया, बट द अपर पार्ट ऑफ बॉडी रिमेन्स इन रेस्ट, ऊपरी हिस्सा रेस्ट में है, क्यों है? इनर्शिया की वजह से।
भाई जो रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में रहना चाहता है, तो ये रेस्ट में रह गया और ये आगे चला गया तो किधर गिरेगा सोचिए। ये मैन है, ये पैर आगे चला गया और ये पीछे, तो किधर गिर जाएगा पैसेंजर, बैकवर्ड। तो आप सीधे लिख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आया क्यों पीछे गिरा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया 3 प्रकार का होता है, रेस्ट में है तो रेस्ट का इनर्शिया, रुके रहने की आदत, मोशन में है तो मोशन का इनर्शिया, और टर्निंग पे कार जब ऐसे देखो कार जा रही है, टर्न किए तो कार में आप ऐसे अचानक से टर्न करोगे तो आप ऐसे उल्टा पलटी हो जाओगे। क्यों, आपका बॉडी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा था, आपके कार का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो हमारा बॉडी डायरेक्शन भी चेंज नहीं करना चाहता, हम इधर ही जाएंगे। हम इधर जा रहे हैं, कार इधर मुड़ गई तो हम इधर पलट जाएंगे। समझ में आ रहा है? ओके, मतलब जिधर जा रहे थे हम उधर की तरफ पलट जाते हैं। तो ये सब एप्लीकेशन हो गया फर्स्ट लॉ का, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ पे। सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं बच्चों। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, मोमेंटम। मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सेकेंड लॉ पे हम लोग आते हैं। सेकेंड लॉ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ मोमेंटम। देखिए सेकेंड लॉ में आपको मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा मोमेंटम पढ़ लेते हैं। तो मोमेंटम क्या है, इसका सिंबल होता है P, फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यही डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब आइए एसआई यूनिट लिख लेते हैं तुरंत। एसआई यूनिट ऑफ P, मास का यूनिट क्या होता है केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, मोमेंटम का यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। अगर आप बात करो कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है पहले u स्पीड से m मास और बाद में वेलोसिटी बढ़ के v हो गया, तो यहां पर जो मोमेंटम होगा उसको इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियल मोमेंटम, शुरुआत का, इनिशियल मोमेंटम। हर चीज में इनिशियल होता है फाइनल होता है। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, m मास इंटू वेलोसिटी u, और pf, pf मतलब p फॉर मोमेंटम, f फॉर फाइनल। फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv, फाइनल मोमेंटम। अब आपसे कोई पूछे चेंज इन मोमेंटम बताइए, चेंज इन मोमेंटम। आपने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कभी भी चेंज निकालते तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते, तो यहां भी वैसा ही करेंगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम mv और mu, आप यहां से m कॉमन लेकर के v माइनस u लिख सकते हैं। बस मोमेंटम इतना पढ़ना है। मोमेंटम कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है वेक्टर, क्योंकि देखो वेलोसिटी वेक्टर है। अब आते हैं यहां पे, न्यूटन ने सेकेंड लॉ में क्या बोला था, इन्होंने ऐसा बोला था, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ध्यान सुने, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जितना चेंज होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसको हम थोड़ा पलट के लिख लेते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, का मतलब होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ का मतलब होता है बच्चों डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। आप देखे होंगे जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टाइम, उसी तरह। तो अब यहां पर देखिए ये प्रोपोर्शनल का साइन है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है इधर का क्वांटिटी चेंज होगा तो इधर का भी चेंज होगा। चेंज ऑफ मोमेंटम वहां पे हमने निकाला है, देखिए चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। टाइम इंटरवल मान लो t टाइम लगा चेंज होने में, जैसे यहां से यहां जाने में 2 सेकंड लगा, तो 2 सेकंड यहां पे। अब देखिए इस प्रोपोर्शनल को जब हम लोग इक्वल बनाते हैं तो यहां कुछ कांस्टेंट लगाया जाता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ध्यान से सुनेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मतलब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए लगा हुआ कांस्टेंट है। अब ये आ गया p फाइनल माइनस p इनिशियल बाय टाइम। इस कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है बच्चों 1 होता है एसआई यूनिट में। हम लोग फिजिक्स में एसआई लेते हैं तो 1 होगा, दूसरे यूनिट लोगे तो गलत हो जाएगा फॉर्मूला। इसको हटा दो, 1 हो गया। अब इसका फॉर्मूला डालो, वो निकाला हमने, देखो mv माइनस mu अपॉन t
यहां पर भी m कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू बाई टी सब लोग जानता होगा, अभी हम लिखे थे एक्सेलरेशन। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपको हमने पहले ही पढ़ाया था, वो सेकेंड लॉ से आता है। यानी ये फॉर्मूला फोर्स का जो है वो कौन से लॉ से मिलता है? सेकेंड लॉ से। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं सेकेंड लॉ यूज कहां होगा। तो देखिए सेकेंड लॉ को कैसे यूज करते हैं। तो हम लोग सेकेंड लॉ को यूज कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन, तो F इक्वल टू एम इंटू ए है बिल्कुल, और ए को आप लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी। अब देखिए F और T में कैसा रिश्ता है, ये ऊपर है और ये नीचे, ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में, मगर अगर टाइम बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा। याद रखो, देखिए अगर टाइम बढ़ाएंगे तो फोर्स डिक्रीज होगा, और इसका उल्टा अगर टाइम डिक्रीज करेंगे, समझ रहा है ना, डिनोमिनेटर सोचो, डिनोमिनेटर बड़ा करेंगे तो डिवाइड करोगे तो आंसर छोटा आ जाएगा, जस्ट वही, और डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तो डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? बड़ा आ जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। देखिए पहला यूज होता है जब क्रिकेट में क्रिकेट प्लेयर होता है, वो बॉल को कैच लेता है तो हाथ पीछे खींचता है। क्यों खींचता होगा? हाथ पीछे खींचने से क्या बढ़ जाएगा? सोचिए, टाइम। जब टाइम बढ़ेगा तो उसके हाथ पे लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, पहला एप्लीकेशन। दूसरा क्या होता है, जो कराटे प्लेयर होते हैं वो एक बार मारते हैं तो ईंट या आइस का बड़ा बड़ा स्लैब टूट जाता है। कैसे? वो इतना तेजी से अपने हाथ को मूव करते हैं कि टाइम बहुत कम लगता है, एकदम जल्द से, बहुत जल्दी से प्रैक्टिस करते हो जल्दी जल्दी हाथ मूव करने के लिए, तो टाइम बहुत कम लगेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। जब कोई कांच की जार, ग्लास जार फ्लोर पे गिरता है तो ब्रेक होता है, लेकिन वही अगर सैंड में गिरेगा तो नहीं ब्रेक होगा। क्यों? क्योंकि जब कोई फ्लोर पे गिरेगा तो टाइम बहुत कम लगेगा उसको रुकने में। गिरा, रेस्ट में आ गया, देखो गिरा, टन, रेस्ट, टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, ब्रेक। सैंड में जब वो गिरेगा तो धीरे धीरे रुकेगा, गिरने के बाद धीरे धीरे रुकेगी, तो टाइम ज्यादा लगेगा उसको, फोर्स कम होगा, नहीं टूटेगा। क्लियर हो गया? हाई जंप में एथलीट को गद्दे पे कुदाते हैं या रेत में जंप करने बोलते हैं, क्यों भाई? जमीन पे क्यों नहीं? वही लॉजिक है, अगर रेत में कूदेगा तो धीरे धीरे रेस्ट में आएगा, टाइम ज्यादा रहेगा, फोर्स कम लगेगा, चोट नहीं लगेगा। अगर वो फ्लोर पे कूदेगा टाइम कम लगेगा, रेस्ट में तुरंत आ जाएगा, तो फोर्स ज्यादा लगेगा, उसका हाथ पैर टूट जाएगा। ये हो गया न्यूटन का सेकेंड लॉ। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया सेकेंड लॉ और एप्लीकेशन इसके। आप एप्लीकेशंस को ध्यान रखें, इसी कॉन्सेप्ट पे आपको एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, ये ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, तो बस आप ये 2 लाइन आंसर दें, या तो टाइम ज्यादा तो फोर्स कम, या तो टाइम कम तो फोर्स ज्यादा, यही 2 कॉन्सेप्ट उसमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग थर्ड लॉ पे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हम लोग थर्ड लॉ पे। थर्ड लॉ बहुत आसान है, सब लोग को आता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मोशन का तीसरा लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे देखो ये वॉल है, ये वॉल है, आप वॉल पे ऐसा बॉल को मारे तो इस बॉल ने जाके वॉल पे फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाई बाय बॉल ऑन वॉल, फिर ये जाके टकरा के फिर वापस भी आ गया बॉल इधर की तरफ। क्यों आ गया? क्योंकि वॉल ने इस पे फिर से फोर्स लगाया, फोर्स अप्लाइड बाय वॉल इन ऑन बॉल। ये एक्शन और ये रिएक्शन, और दोनों अपोजिट है। देखो ये इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ है, तो एक्शन जो होता है वो इक्वल होता है रिएक्शन के, और अपोजिट होता है तो माइनस लगा सकते हैं। फिजिक्स में माइनस का मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F12 यानी 1 ने 2 पे जो फोर्स लगाया इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी 2 ने भी 1 पे उतना ही लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें बताया जाता है बच्चों कि एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन सेम बॉडी,
डू नॉट एक्ट्स ऑन सेम बॉडी, सेम लोगों पे नहीं लगना चाहिए। मतलब देखो एक्शन दीवार पे लगा, रिएक्शन बॉल पे लगा, दो अलग अलग लोग हैं ना, बिल्कुल दोनों एक ही पर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। ये हो गया थर्ड लॉ। इसके भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे। जैसे वॉकिंग, इसका एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन क्या आ जाएगा, वॉकिंग, चलना। वॉकिंग आता है जब आप जमीन को पुश करते हो पैर से तो जमीन आपको आगे धक्का देता है। जंपिंग, जंपिंग में भी आप जमीन को नीचे दबाते हैं, हम ऊपर कूदते हैं। वॉल पे बॉल मारे, बॉल वापस आता है। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं बुलेट और गन, बुलेट और गन में थर्ड लॉ नहीं लगता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखो थर्ड लॉ और कंजर्वेशन एक ही जैसा है। ठीक है, तो अगला हम लोग का वही पढ़ना है बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए, तो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आपने अभी पढ़ा था मास इनटू वेलोसिटी। तो ऐसा देखा गया, ध्यान से सुनना, ऐसा देखा गया कि किसी भी सिस्टम का मोमेंटम हमेशा फिक्स रहता है। थोड़ा सा एक एग्जांपल लो, जैसे मेरे पास एक गन है और उसके अंदर बुलेट है, तो गन और बुलेट शुरू में रेस्ट में है, रेस्ट में है तो मोमेंटम कितना है बताइए इसका, 0। अब अचानक से गोली फायर हो गई, इससे गोली दौड़ने लगी आगे की तरफ। गोली के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, तो मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, इसके पास कुछ मोमेंटम आ गया, मान लो 10, इसका मोमेंटम 10 आ गया। ध्यान से समझना, तो ये लॉ बोलता है कि मोमेंटम हमेशा सेम रहना चाहिए, मोमेंटम हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया, क्या बाहर से किसी ने फोर्स लगाया, नहीं, इसको अपने आप फायर हो गई। तो देखो, तब गोली के पास मोमेंटम आ गया, बट पहले तो 0 था, अभी भी 0 रहना चाहिए। इनिशियल 0 तो फाइनल भी 0। आप खुद सोचो ये 0 कैसे हो गया, इसके पास 10 मोमेंटम इधर है। आप सोचो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी इधर 10 हो तो उसको 0 कैसे बनाया जाएगा, पीछे की तरफ 10 कर लो। इसी वजह से गन भी पीछे भागने लगी, टक, गन पीछे भाग के मोमेंटम बनाई, कितना मोमेंटम बनाई, -10। अब करो 10 + 10 कितना आ गया, 0। वाओ, तो गन पीछे क्यों आई, ये लॉ की वजह से। क्या लॉ है कि मोमेंटम हमेशा सेम रहना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए, इसीलिए पीछे आई है। नहीं तो क्या होता, अगर ये पीछे नहीं आती तो इधर आगे जाता, मोमेंटम कितना आ जाता, 10, पहले था 0 अभी था 10, चेंज कैसे हो गया, लॉ गलत हो गया, इसीलिए पीछे आई है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिए बच्चों। एक बॉल आ रहा है इधर से दौड़ के, एक बॉल आ रहा है इधर से दौड़ के, इसके पास भी मोमेंटम है, बिल्कुल इसके पास कुछ मोमेंटम है, क्यों, मास है, वेलोसिटी है, तो चल रहा है भाई, चल रहा है तो मोमेंटम है। इसका मोमेंटम मल्टीप्लाई करो mu, इसके पास भी मास है और वेलोसिटी है, इसका मोमेंटम मल्टीप्लाई करो, कुछ भी इसमें भी u1 m1 u1, इसका मोमेंटम कितना होगा, m2 u2। दोनों का मोमेंटम मिला दो, मिल गया तो कितना मोमेंटम होगा, m1 प्लस, सॉरी, इसका मोमेंटम m1 u1, उसका मोमेंटम m2 u2, इतना है पहले से। अब ये टकरा गए, क्या टकराने के लिए बाहर से किसी ने आके धकेला उसको टकराने के लिए, नहीं, खुद ही टकरा गए। टकराने के बाद इधर भागने लगे, ये v1 स्पीड से ये v2 स्पीड बदल गया, बट ये लॉ नहीं बदला। लॉ बोलता है भाई मोमेंटम नहीं बदलना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले मोमेंटम कितना था, m1 u1 m2 u2, अभी निकालो कितना है, m1 v1 m2 v2, इतना। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। फिर से समझेंगे, ये लॉ क्या बोलता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम हमेशा सेम रहना चाहिए। आपके पास अगर पहले से मोमेंटम है तो बाद में भी रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा, प्लस करके सेम ही आएगा। जितने लोग हैं सिस्टम में एक लोग, दो लोग, देखो यहां पर 2 लोग सिस्टम है, यहां पर ये दोनों मिला के सिस्टम है, इन दोनों का मिला के मोमेंटम पहले भी 0 था, अभी भी 0 है। इन दोनों का मोमेंटम मिला के पहले इतना था, अभी भी इतना है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। यही है लॉ, समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि मोमेंटम सेम रहता है। कैसे प्रूफ होगा, थर्ड लॉ से। कैसे प्रूफ होगा बच्चों, थर्ड लॉ से। चलो प्रूफ करते हैं, तो हेडिंग लगा दे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसका स्टेटमेंट क्या लिखोगे, इसका स्टेटमेंट लिखोगे कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम डू नॉट चेंज
इट ऑलवेज रिमेन सेम, माने पहले का मोमेंटम हमेशा बाद के मोमेंटम के बराबर रहेगा। लिख दे यहां पे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के हिसाब से द टोटल मोमेंटम, टोटल मतलब मिला करके जितने लोग हैं उधर, गन बुलेट एक सिस्टम है, उसको मिला करके दो बॉल एक साथ जो चल रहे हैं वो सिस्टम होंगे। द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स मतलब रहता है कांस्टेंट मतलब फिक्स, जो वैल्यू था पहले उतना ही। इसका ये मतलब है दैट इट मीन्स मोमेंटम ऑफ सिस्टम डू नॉट चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? इफ एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, अगर बाहर से कोई धकेलेगा नहीं तब, धकेल दोगे तो बदल जाएगा, फिर वो बढ़ सकता है मोमेंटम, बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तब ऐसा हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, हमेशा शुरू में जितना मोमेंटम था बाद में मोमेंटम। समझ में आ गया? दोनों लोगों का मिलाकर के शुरू का मोमेंटम, दोनों लोगों का मिलाकर के बाद का मोमेंटम सेम रहेगा। इसका फॉर्मूला ऐसा लिखा है, देखो m1u1 प्लस m2u2, देखो ये शुरू का मोमेंटम है, इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये बाद का मोमेंटम है। समझ गया ना? बिल्कुल समझ गया होगा। देखो u1 u2 क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी दो लोगों का। कौन कौन दो लोग? मान लो एक कार एक बस है, एक कार एक बाइक है, टकरा गई, तो उन दोनों की बात कर रहे हैं। v1 v2 मतलब बाद का मोमेंटम। दो प्लेयर है क्रिकेट के, खेल रहे हैं, टकरा गए दौड़ते दौड़ते, दो हॉकी प्लेयर है, टकरा गए, एक लड़की जाके घोड़े गाड़ी पे कूद गई। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक में मिलेंगे, उन सभी में यही लॉ लगाना है। अब इसका प्रूफ देखो, अब ये प्रूफ कैसे होता है, तो इसके प्रूफ के लिए आप एक डायग्राम बना लें। ये एक ऑब्जेक्ट है m1 मास का, मान लो कोई प्लेयर है और चल रहा था कितने स्पीड से? पहले u1 से, फिर एक दूसरा मास भी है वो चल रहा है u2 से, इसे सीधे सीधे जा रहे हैं रोड पे। u1 जो है बच्चों वो ज्यादा है u2 से, ये तेजी से आ रहा है, ये बिफोर कोलिजन, अभी टकराया नहीं है, फिर स्पीड से आके इसको धक्का मार देगा ऐसे टंग, ये दोनों टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा? एक फास्ट एक स्लो हो जाएगा। मान लो एक कार आया और एक बाइक आई, देखो एक बाइक जा रही है आगे, कार आया ऐसा डक से उड़ा दिया, तो बाइक का स्पीड बदल गया, कार का बदल जाएगा बिल्कुल, लेकिन क्या मोमेंटम बदलेगा? नहीं। यही तो लॉ बोलता है टोटल मोमेंटम प्लस करके सेम रहना चाहिए। यहां का मोमेंटम मिला दो, बाद वाला भी मोमेंटम मिला देना, सेम आएगा। यहां पर कोलिजन हो गया, टकरा गए, टकराए तो इसने इसको फोर्स लगाया F12, अभी पढ़ाए थे थर्ड लॉ, और इसने भी इसको लगाया F21। टकराने के बाद दोनों अलग अलग हो गए और इनका वेलोसिटी बदल गया। ये v1 स्पीड से चलने लगा और कितनी स्पीड से चलने लगा बच्चों? v2 से। देखो वेलोसिटी बदल गया, ये बाद का है, आफ्टर कोलिजन। अब बस आप ध्यान दीजिए, ध्यान से समझिए इसको। अगर हम आपसे पूछें कि फोर्स का फॉर्मूला बताइए, देखो इधर, अगर हम आपसे पूछें, आपने पढ़ा था सेकेंड लॉ में, देखो इधर ध्यान दें, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ में क्या पढ़े हो? देखो सेकेंड लॉ में आप पढ़े हो ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इसको ऐसा लिख सकते हैं v माइनस यू बाई टी। चलो एक एक बॉल का बताओ, पहले फोर्स ऑन फर्स्ट बॉल, वन बॉल का बताओ, वन बॉल का बताइए। 1 2 मतलब 1 का फोर्स 2 पे, सॉरी 1 ने फोर्स लगाया 2 पे, तो 1 बॉल की बात करो। तो देखो मास लेंगे किसका? 1 का, फाइनल वेलोसिटी 1 का, देखो ये 1 है, 1 का फाइनल वेलोसिटी कितना है? v1, सब 1 1 है। उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u1, टाइम t, टाइम सबके लिए सेम रहता है। अच्छा, उसी तरह फोर्स सेकंड का निकालिए। ये कौन सा लॉ लगा रहे हैं हम? सेकंड। फिर कौन सा लॉ लगाएंगे? थर्ड। क्यों? थर्ड लॉ में फोर्स चाहिए, फोर्स का वैल्यू निकाल रहे हैं पहले। ध्यान से देखिए, अब आपसे पूछा जाए F21 बताइए, तो क्या लोगे? m2 मास 2 का, वेलोसिटी फाइनल 2 का, इनिशियल भी 2 का, टाइम 2 का नहीं होता, टाइम सबका सेम होता है।
अब यहाँ पे लगा दीजिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखिए F12 इक्वल टू माइनस ऑफ F21, एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ये लगा, आप ये पहले नहीं निकाल करके बाद में भी निकाल सकते थे। यहां पर ये लिख के यहां से चालू करो, तुम दिमाग में याद रखो कि थर्ड लॉ से प्रूफ करना है। यहां से चालू करो। F1 का वैल्यू देखो 1 चाहिए, ध्यान से देखना, M1 सब 1 1, V1 U1 अपॉन T हो गया। 2 चाहिए तो क्या होगा, 2 चाहिए तो सब 2 2, M2 V2 U2 अपॉन T। तो ये T सेम है, कट गया। अब अंदर मल्टीप्लाई करिए, M1 V1 माइनस M1 U1, इधर करिए माइनस M2 U2 सॉरी M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। अब आप इस माइनस वाले को इधर ट्रांसफर करिए और इसको इधर, हो गया प्रूफ। देखिए M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू, ये उधर गया M1 U1 प्लस M2 U2। यही तो प्रूफ करना था। क्या हुआ प्रूफ, ध्यान से सुनो। ये क्या है, ये है इन दोनों का मोमेंटम कब, कोलिजन के बाद। अच्छा, ये क्या है, इन दोनों का मोमेंटम कब, कोलिजन के पहले। ये दोनों क्या है, इक्वल। यही तो लॉ बोलता था कि मोमेंटम चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे वो टकराए चाहे वो कुछ भी हो, बस बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा। देखो बाहर से कोई धकेला इसको नहीं। तो इससे प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। कोलिजन के पहले टोटल मोमेंटम क्या होगा, इक्वल। ठीक है, यही है लॉ। अब इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, इसमें से कुछ कुछ दे दिया जाता है और आपसे कुछ कुछ पूछा जाता है। ठीक है, देखिए तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे न्यूमेरिकल 3 टाइप के होते हैं। देखो पहला एकदम आसान सा होता है कि कोई एक मास है, दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे 1 kg का मास है, वो इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, यानी ये वेलोसिटी हो गया। ठीक है, फिर वो टकरा गया किसी रेस्ट ऑब्जेक्ट से, ऐसा सवाल देते हो, रेस्ट से टकरा गया, इसका मास है 5 kg। फिर क्या हो गया, टकराने के बाद वो दोनों चिपक गए ऐसे, और चिपक के अब साथ साथ में जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, कोई एक लड़की आ रही है, रुके हुए गाड़ी पे कूद गई, ऐसे कुछ भी कहानी बनाया जाएगा, बट कहानी का कॉन्सेप्ट ये रहेगा, एक रुका हुआ रहेगा। तो अब देखो 2 मास है, एक को आप M1 मान लो, एक को M2 मान लो। भाई U1 U2 पे ध्यान देना, U1 U2 ही कहानी बनाता है। पहले ये चल रहा था, क्या चल रहा था, ये रेस्ट में था तो 0, बाद में बोला ये चिपक गया, स्टिक होना, इंटैंगल्ड होना, जाम होना, ये सब एक ही बात है, जाम हो गया, फंस गया एक दूसरे में। तो इन सबसे ये बात पता चलती है कि फाइनल वेलोसिटी 1 का और फाइनल वेलोसिटी 2 का इक्वल है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, तो एक ही वेलोसिटी जा रहे हैं। बस तो इसमें लॉ लगाइए, आंसर आ जाएगा। देखिए M1 U1 प्लस M2 U2, M1 V1 प्लस M2 V2, बस वैल्यू डालना है। M1 1 इंटू 2 प्लस M2 5 इंटू 0, फिर M1 1 इंटू V प्लस 5 इंटू V, 1 2 2, ये तो 0 हो गया, 5 प्लस 6V, यानी 1/3 आ गया वेलोसिटी। डन। पहली क्वेश्चन ऐसी होती है बच्चों। दूसरी क्वेश्चन होती है गन और बुलेट वाली। गन और बुलेट की कहानी हम आपको अभी समझाए थे कि आपको सोचना है कि पहले कैसा था गन बुलेट और अब कैसा है। ध्यान से देखें, देखिए ये है गन और ये है बुलेट। फायर होने के पहले गन और बुलेट दोनों रेस्ट में होता है, और फायर होने के बाद गन और बुलेट दोनों चलने लगते हैं। बुलेट सामने जाती है तो गन को पीछे आना पड़ता है, गन जो पीछे आता है उसको हम लोग रिकॉइल बोलते हैं। गन जो पीछे आता है उसको क्या बोलते हैं, रिकॉइल, और बुलेट आगे जाती है उसको मजल भी बोलते हैं, मजल स्पीड ऑफ बुलेट, ऐसा लिखा रह सकता है। तो अब दे देगा कि गन का मास, देखो क्वेश्चन में दे देगा गन का मास है 20 kg, तो जिसका मास ज्यादा है वो धीरे से पीछे आएगी, एक्सेलरेशन कम होगा। और गोली का मास ग्राम में देता है, इसको सावधान रहने का, 10 ग्राम। तो ग्राम को केजी बनाना भूलना मत, पक्का ग्राम में, क्योंकि गोली 1 kg का नहीं होता ना भाई, गोली 1 kg का होता है नहीं होता यार, इतना भारी गोली कहां होता है। अच्छा, अब
अब गोली जा रहा है आगे सामने 100 के स्पीड से, तो गन पीछे से कितने से जाएगा, यानी V1 पता है अपने को और V2 पूछ लिया इन्होंने। शुरू में तो दोनों रेस्ट में था, तो U1 U2 0, दोनों रेस्ट में था तो U1 U2 0। बाद में गोली और बुलेट दोनों चल रहा है, लेकिन एक सामने और एक पीछे, तो ये पीछे चल रहा है तो इसका आंसर भी माइनस में आएगा। तो बस फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। देखो U1 U2 दोनों जीरो है तो ये पूरा जीरो आ जाएगा एक साइड। गन वाले सवाल में एक साइड पूरा जीरो होता है हमेशा। M1 मास 1 यानी गन का 20 kg, वेलोसिटी गन का पता नहीं, वो हम लोग इसको 2 मान लिए, 6 गड़बड़ हो गया, नहीं इसको 2 लिखना पड़ेगा, इसको 1, क्योंकि यहाँ 1 माने थे ना, इसको देखो। M2 ये 1/100 है, V2 100, 100 से 100 कैंसिल, अब ये 0 इक्वल टू आ गया 20 V1 प्लस 1, ये 1 इधर ला लो, -1, ये डिवाइड करो, -1/20 V1 यानी गन की वेलोसिटी। देखो बन गया। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि दो प्लेयर है, वो ये इधर दौड़ रहा है और ये इधर दौड़ रहा है, इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इसका मास 20 kg, इसका मास 40 kg। इसमें ध्यान क्या देना है, देखो ये हो गया M1, ये हो गया M2, ये हो गया U1। बस एक जगह सावधान इंडिया, अपोजिट है तो माइनस, बस इसी के लिए सवाल पूछी जाती है। सवाल का तुम आइडिया फील करो। गन बुलेट में ध्यान रखना एक तरफ 0, इसमें ध्यान रखना अपोजिट में कि एक माइनस लेना है। इसके पहले वाले में चिपक जाने में ध्यान रखना है कि दोनों एक ही वेलोसिटी से जाते बाद में, यानी V1 V2 इक्वल टू V। ये कॉन्सेप्ट जिसको आ गया सवाल तो कर ले जाएगा ना वो। बाद में टकराने के बाद ये दोनों चिपक गए, ऐसा क्वेश्चन देता है। बाद में टकराने के बाद दोनों चिपक गए, यानी फाइनल वेलोसिटी 1 और 2 का इक्वल। सवाल करो, इजीली बनेगा। तो इसके सवाल में कुछ भी नहीं है बच्चों, कुछ भी नहीं, फिर भी बच्चे डरते हैं। एक लाइन का सवाल होता है, देखो। तो आई थिंक आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, इससे ज्यादा भारी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो बस आज इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना। हम समझते हैं आसान है चैप्टर, फिजिक्स का बहुत आसान चैप्टर है ये।